तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी RSE। और RSE का ये रिवीजन आपका थर्ड है, ठीक है। ये आपकी तीसरी क्लास है, आपका रिवीजन चल रहा है और ठीक है। और आज जो कि हम तीसरा लेसन कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है जैव ऊर्जा बायोमास एनर्जी, और कोशिश करेंगे जो कि ये चौथा लेसन भी हम आपका जो कि कंप्लीट करा सके। देखिए, अगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी आधे घंटे की तो चौथा लेसन कंप्लीट नहीं किया जाएगा, वरना आपका चौथा लेसन भी कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, बायोमास एनर्जी, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बायोमास एनर्जी मतलब कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव ऊर्जा, आखिर होता क्या है। देखिए, बायोमास एनर्जी एक रिन्यूएबल ऊर्जा है, मतलब कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है जो आपका ऑर्गेनिक मैटर से जो कि उत्पन्न होती है। ऑर्गेनिक पदार्थ को बायोमास कहा जाता है। आपके जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। फूड वेस्ट, आपका वुड और आपके प्लांट्स वेस्ट आदि आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, बायोमास एनर्जी के अंतर्गत। बायोमास कन्वर्ट या कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। देखिए, बायोमास कन्वर्ट या कन्वर्जन टेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोमास को कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि बायोमास को कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी आपकी कई प्रकार की होती है। मुख्यतः तीन टेक्नोलॉजी या मुख्यतः तीन भागों में जो कि इसको बांटा जाता है। पहला आपका होता है प्रत्यक्ष दहन मतलब कि डायरेक्ट कंवर्जन। दूसरा होता है आपका थर्मोकेमिकल कन्वर्जन मतलब कि ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन। तीसरा होता है बायोकेमिकल कन्वर्जन, बायो रासायनिक परिवर्तन। पहला आपका आता है इसके अंतर्गत आपका, देखिए, डायरेक्ट कंबसन मतलब कि प्रत्यक्ष दहन। क्या होता है प्रत्यक्ष दहन? डायरेक्ट कंबसन मेथड में बायोमास को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर हीट एनर्जी प्राप्त की जाती है। देखिए, डायरेक्ट कंबसन में मेथड में बायोमास को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर डायरेक्ट जो कि आपकी हीट एनर्जी को प्राप्त किया जाता है, जिसमें बायो राख में जो कि है आपके परिवर्तित हो जाती है। बायो आपकी किस में, राख में परिवर्तित हो जाती है। इस मेथड का जो कि उपयोग घरेलू क्षेत्रों में, स्मॉल इंडस्ट्री में जो कि है किया जाता है, जहां वुड उपले, आपके वेजिटेबल वेस्ट तथा देखिए वुड आपकी लकड़ी और गोबर के जो उपले होते हैं उनको, और आपके वेजिटेबल वेस्ट तथा और आपके एग्रीकल्चर वेस्ट को जो कि है सीधे हीट एनर्जी में प्राप्त जो कि है किया जाता है। बायोमास आपका डायरेक्ट कंबसन मतलब कि प्रत्यक्ष दहन टेक्नोलॉजी में। दूसरी आपकी आती है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन या आपका कन्वर्ट। देखिए, थर्मोकेमिकल रिएक्शन बायोमास को अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देती है, क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, जैसे कि गैसेस, लिक्विड फ्यूल्स आदि, तथा इसके उपयोग आपके प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट भिन्न भिन्न आपके टेम्परेचर पर व दाब पर पर्याप्त होते हैं। देखिए, आपके थर्मोकेमिकल कन्वर्जन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गैसिफिकेशन, ठीक, पहला होता है क्या, गैसिफिकेशन, और दूसरा होता है आपके पायरोलिसिस, ठीक, दूसरा होता है क्या, पायरोलिसिस। पहला होता है क्या, गैसिफिकेशन। देखिए, गैसिफिकेशन क्या है, बाह्य बायोमास को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन व आपके एयर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जो यह आपके प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, गैसिफिकेशन कहलाता है। गैसिफिकेशन ये गैसीय ईंधन प्राप्त होता है, जैसे कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन आदि। गैसीकरण या गैसिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जैविक पदार्थ या आपके जीवाश्म आधारित आपके कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन माइक्रोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जा सकता है। इसके बाद आपका अगला आता है, देखिए, अगला आता है क्या, पायरोलिसिस। देखिए, पायरोलिसिस क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें बायोमास को एक क्लोज आपके विजिबल पात्र में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में सॉलिड, लिक्विड तथा गैसीय फ्यूल प्राप्त होता है। देखिए, इसमें गैसीय ईंधन, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा लिक्विड फ्यूल जैसे आपके मेथेनॉल, आपके एसिटिक एसिड तथा आपके टोर आदि जो कि है आपके सॉलिड फ्यूल जैसे कि चारकोल प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये था आपका क्या, पायरोलिसिस। इसके बाद तीसरा आता है बायोकेमिकल कन्वर्जन। बायोकेमिकल कन्वर्जन क्या है, देखिए, बायोकेमिकल कन्वर्जन में कि आपके बायोमास को माइक्रोवेव आपका ऑर्गेनिक के
आपके मेटाबॉलिक एक्शन द्वारा लिक्विड तथा गैसीय आपके फ्यूल में बदला जा सकता है। यह प्रोसेस निम्न प्रकार की होते हैं। देखिए पहला आपका होता है क्या, फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक, केमिकल और आपके हाइड्रोजेनेशन जो कि है, ये आपके 4 तरह के बायोकेमिकल कन्वर्जन जो कि है होते हैं। अब देखिए इसमें पहला आपका आता है क्या, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है आपके, देखिए किण्वन एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह जो कि क्या है कि आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें अणु आपके जैविक द्वारा आपके संयुक्त अणुओं वाले कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं या बदलने की प्रक्रिया को आपके फर्मेंटेशन जो कि है किण्वन कहा जाता है। ठीक, इसके यूजेज देखिए आप, किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। देखिए पावरोटी तथा आपके बिस्कुट बनाने में भी जो कि है इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, फर्मेंटेशन का, आपका किण्वन का प्रयोग जो कि है किया जाता है। देखिए एनाएरोबिक डिजाइशंस ऑफ जो कि है आपका बायोमास। देखिए अवायवीय अपघटन जो कि इसको कहा जाता है अवायवीय अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें गीले बायोमास को आपके अवायवीय बैक्टीरियाओं की सहायता से अपघटित करके बायोमास में बदला जाता है, अर्थात जिसमें सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की आपका अनुपस्थिति में जैव अपघटीय पदार्थों को विघटित कर देते हैं तथा यह क्रिया बहुत उपयोगी होती है और औद्योगिक तथा घरेलू आपके कचरा के प्रबंधन या ईंधन के उत्पाद में जो कि यह प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका आता है केमिकल आपका रिडक्शन। ठीक, केमिकल रिडक्शन क्या होता है, केमिकल रिड्यूशन आपके में इसमें जो कि क्या करते हैं हम हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल के रूप में जो कि प्राप्त होता है। और रासायनिक अपकरण वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक आपके परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है, अर्थात किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या आपके मूलकों के अनुपात कम हो जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजनेशन आता है हमारा। हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय केवल आपके असंतुष्ट कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा आपके संतृप्त यौगिक के प्राप्त करना होता है। ठीक, अर्थात हाइड्रोजन मिलकर और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलाव आपका हाइड्रोजनीकरण जो कि यह कहलाता है। अब इसके बाद आपका आता है गैसीफायर। देखिए गैसीफायर क्या होता है, गैसीकरण में अंतर्गत हम इसमें लिखेंगे, देखिए इसमें हम लिखेंगे कि बायोमास गैसीकरण से तात्पर्य क्या है, बायोमास के अपूर्व दहन से आपके दहनशील गैस प्राप्त करने से ही है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन इत्यादि मिश्रित होते हैं। गैसीफायर एक प्रकार का उपकरण जिसके अंदर बायोमास में भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा विभिन्न प्रकार के ईंधन गैस का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत बायोमास के विभिन्न प्रक्रम जैसे कि बायोमास का आपके सुखाना, आपके तापीय अपघटन, अपचयन आदि, इस प्रक्रिया में कोई भी बायोमास पदार्थ प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इसे आपके एथेनॉल उत्पादन व बायोमास से अधिक अकारवक है, जिसमें एक ही प्रकार का बायोगैस पदार्थ जो कि है प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखिए अगला आपका आता है टाइप ऑफ गैसीफायर में हम पढ़ेंगे कि गैसीफायर में बायोगैस और वायु या ऑक्सीजन का मिश्रण बनता है। इससे मिश्रण बनने के स्थिति अनुसार जो कि है गैसीफायर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है क्या, ऊर्ध्ववात प्रवाह गैसीफायर। दूसरा होता है आपके अधोवात प्रवाह गैसीफायर और तीसरा होता है अनुप्रस्थवात आपका प्रवाह गैसीफायर। इस तरह से जो कि आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, तीनों के डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। ठीक है, ये तीनों के इनके डायग्राम रहे, सबके नाम भी जो कि सामने लिखे हुए हैं। ये डायग्राम आप बना दें तीनों के, इतना ही जो कि इसमें पर्याप्त है। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमास गैसीफायर। देखिए गैसीफायर को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है गैस प्रवाह होने की दिशा के अनुसार, दूसरा होता है गैसीफायर की क्षमता के अनुसार और तीसरा होता है संतृप्त के अनुसार, आपका सनिस्तर के अनुसार। ठीक है, पहला में है गैस प्रवाह होने की दिशा के अनुसार। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि इसके अंतर्गत तीन प्रकार के
से आपका जो कि 3 प्रकार से गैस प्रवाह होती है। पहला होता है जैसे ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, आपके अधोर्ध्व प्रवाह और आपका अनुप्रस्थ प्रवाह। ठीक, इसके जो कि हमने चित्र पहले हम देख चुके हैं। दूसरा है हमारा क्या, गैसीफायर की क्षमता के अनुसार, तो इसके निम्न प्रकार से जो कि वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है लघु क्षमता वाले गैसीफायर, इनकी उत्पादन क्षमता या आउटपुट कैपेसिटी कितनी होती है, 10 kW तक होती है। ठीक है। मध्य क्षमता वाले गैसीफायर, इसकी उत्पादन क्षमता आपका 10 kW से जो कि है 50 kW के मध्य होती है। और दीर्घ क्षमता वाले गैसीफायर, इसकी आपकी उत्पादन क्षमता 50 kW से जो कि है 300 kW के मध्य इसकी होती है। अब आते हैं आपके यूजेस ऑफ गैसीफायर, मतलब कि आपके गैसीफायर का यूज जो कि है कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पहला होता है किसी के सिंचाई पंप में, विद्युत उत्पादन में, चावल आपके मिल में, तेल मिल में, डेयरी उद्योग में, और मेथेनॉल आपके फार्मिंग तथा अम्ल आपके उत्पादन में। ठीक, इस तरह से जो कि यहाँ पर इसका गैसीफायर का उपयोग किया जाता है। अब आता है वर्किंग ऑफ एनारोबिक जो कि है डाइजेस्टर। देखिए अवायवीय जो कि है पाचक, अवायवीय पाचन के आपके अवायवीय अपघटन की प्राकृतिक क्रिया का प्रयोग करता है। प्राकृतिक क्रिया का जो कि प्रयोग करता है अवायवीय पाचक एक औद्योगिक तंत्र है जो इन आपका प्राकृतिक क्रियाओं का उपयोग कर आपके अपशिष्ट पदार्थों के उपचार, आपके बायोगैस उत्पादन जिससे कि विद्युत उत्पादन की जा सकती है, ऊष्मा उत्पादन तथा मृद आपके उर्वरक उत्पादन में प्रयुक्त होता है। देखिए आपके एसिटिक एसिड बनाने वाले फैक्ट्रियां, मीथेन बनाने वाली जीव तथा अन्य बहुत से सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया से जो कि है प्रवाहित करते हैं। देखिए इस प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है आपके हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है आपके एसिटोजेनेसिस, तीसरा होता है आपके एसिडोजेनेसिस और चौथा आपका होता है मीथेनोजेनेसिस। अब देखिए इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका बायोमास प्लांट टाइप। तो इसके अंतर्गत आपके 3 तरह के आते हैं प्लांट, और ये 3 में से एक आपसे जो कि 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। या आपसे पूछ लेगा क्या, KVIC प्लांट क्या है, या जनता बायोगैस प्लांट क्या है, या आपके दीनबंधु बायोगैस प्लांट, जनता बायोगैस प्लांट और KVIC, इन 3 में से एक आपसे 100% जो कि है पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग जो कि है ज़रूर से ही पढ़ें। सबसे पहले हम जानते हैं पहले वाले के बारे में, KVIC क्या होता है। देखिए खादी और आपके ग्रामोद्योग, खादी और आपके ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश भर में जो कि ग्रामीण क्षेत्र में खादों और अन्य आपके ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की जो कि योजना, प्रचार, आयोजन और आपके कार्यरत किया है। KVIC उत्पादकों को जो कि है आपूर्ति के लिए कच्चा माल का भंडार बनाने में भी जो कि मदद करता है। आयोग कच्चे माल के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के निर्माण व धन पर ध्यान केंद्रित करता है। KVIC ने खादी उद्योग में जो कि है रोजगार सर्जन के में भी जो कि है मदद की है। अब देखिए KVIC प्लांट एक प्रकार का स्टील ड्रम टाइप या आपके फ्लोटिंग गैस होल्डर डिजाइन का होता है, जिसमें आपका पाचन क्रिया एक आपके सिंचाई वाले कुएं में होती है। इसका ड्रम आपके तैरने वाला होता है, जिसमें कि जो कि एक गैस एकत्रित होती है और इसके शीर्ष से बाहर निकाली जाती है, जो आपकी इसके अंतर्गत गैस होती है आपकी। सबसे पहले तो आप समझे KVIC प्लांट आपका एक ड्रम के आकार का होता है और इसके अंदर जो गैस होती हैं उनको बाहर आपके निकाला जाता है। इस आपके ड्रम रहित प्रकार का KVIC मॉडल के समान ही होता है। ठीक, KVIC मॉडल के समान ही होता है, परंतु इसमें स्टील ड्रम के स्थान पर क्या करते हैं हम, एक फिक्स डोम जो कि है रूफ आपके मशीनरी रचना होती है। देखिए KVIC के इस मॉडल का ड्रम सबसे महंगा और कंपोनेंट होता है। ठीक, सबसे महंगा कंपोनेंट होता है इसका ये वाला। सबसे पहले तो आप ये समझे KVIC जो कि है डिजाइटर। देखिए इसकी जो इस तरह से जो कि इसकी कुछ डिज़ाइन होती है। ठीक है, अगर आप लोग जो कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम इसका डायग्राम आपके जितने भी हैं सारे टेलीग्राम पर जो कि है अपलोड कर देंगे। आप इसका जो कि अच्छे से देख लें। देखिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है गैस होल्डर, यह आपका गैस पाइप लगा हुआ है। ठीक है, यह आपका है आउटर लेट, यह आपका है लेवल है, यह आपका इनलेट ठीक पाइप है, यह आपका पंप है। ठीक, और यह आपका क्या है
पार्टनल बॉल आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ये बीच में जो आपको दिख रहा हुआ है, ठीक। तो ये क्या है आपका KVIC डाइजेस्टर का, ठीक, KVIC डाइजेस्टर। अब इसके कार्य हम पढ़ लेते हैं। देखिए KVIC के कार्य क्या है, उत्पादकों को आपूर्ति के लिए कच्चे माल का भंडार, ठीक। दूसरा है कच्चे माल के प्रोसेसिंग के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं का गठन, जिसमें जो कि है अर्ध तैयार माल भी शामिल होता है। खादी और ग्रामीण उद्योग उत्पादकों तथा साथ ही हस्तशिल्प की बिक्री और मार्केट को बढ़ावा देता है। चौथा है क्या, आपके ग्रामोद्योग क्षेत्र में आपके संबंधित उत्पाद तकनीकी और उपकरणों में तकनीकी को बढ़ावा देता है। पांचवा है क्या, खादी और ग्रामोद्योग के विकास और संचालन के लिए आपके व्यक्तियों और संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो इसके जो कि ये कुछ कार्य थे। अब इसके कार्य के बाद अगला टॉपिक आपका आता है, हमको जो कि इसी के उद्देश्य जानना है, इसके लाभ जानना है और इसकी हानियाँ जो कि इसमें जाननी है। सबसे पहले हम जानते हैं उद्देश्य। KVIC के उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा देना, रोजगार देने के लिए, बिक्री योग्य आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए, और चौथा है क्या, गरीबी को आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए और ग्रामीण समुदाय का निर्माण करने के लिए। अब इसके हम लाभ जान लेते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखिए इसमें आपका मलझाग बनाने से उत्पन्न कठिनाई कम होती है। गैस दाब निरंतर बना रहता है। गैस के साथ ऑक्सीजन मिलने और विस्फोट मिश्रण बनने का खतरा कम होता है। चौथा है क्या, गैस लीकेज की समस्या नहीं होती है। और पांचवा है, गैस उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। वीडियो को देखिए स्पीड में हम इसलिए बना रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखिए एडवांटेज हमने पढ़ लिया, हम इसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, इसकी हानियाँ पढ़ते हैं। अधिक लागत होती है, मतलब कि महंगा होता है। इसकी निर्भरता स्टील और सीमेंट पर होती है। गैस हैंडल के कारण ऊष्मा हानि होती है। और आपके क्या है, फ्लेक्सिबल पाइप जो क्या है, गैस होल्डर को मेन गैस पाइप से जोड़ता है, वो अक्सर जो कि बदलनी पड़ती है। मतलब कि आपका जो आपके फ्लेक्सिबल पाइप होता है, इसको हमें बार बार जो कि क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है जनता बायोगैस प्लांट। तो इसके बारे में आप लोग जरूर से अच्छे से समझें। देखिए इस प्लांट का निर्माण या विकास सर्वप्रथम वर्ष 1978 में लखनऊ के आपके प्लानिंग रिसर्च एंड आपके एक्शन डिजाइन द्वारा जो कि है तैयार किया गया था। इसे फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट भी कहा जाता है। फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट क्या होता है, तो आप समझ जाइए जनता बायोगैस प्लांट की बात इसमें की जा रही है। इसमें अलग गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं होती है। कुएं का ऊपरी भाग भी गैस होल्डर का काम करता है। इस मॉडल में कुएं में प्राप्त आपके डाइजेस्टर के ऊपर एक मुख्य छिद्र होता है। इस आपके इनलेट व आपके आउटरलेट कुएं में के मध्य एक भाग से जुड़ा होता है। आपके देखिए डाइजेस्टर के ऊपरी भाग में बायोगैस का भंडारण और स्टोरेज होता है। जब गैस उत्पन्न होती है तब कुएं का उपस्थित जो कि है द्रव का लेवल गिर जाता है तथा आउटलेट में दाब बढ़ जाता है। आउटलेट व द्रव स्तर में उपयुक्त ऊंचाई रखकर गैस का दाब एक बड़ी रेंज तक जो कि है बदला जा सकता है, जिससे कि जनता मॉडल कहते हैं। जनता मॉडल जो कि या जनता बायोगैस प्लांट भी जो कि इसको कहा जाता है। देखिए यह आपके डाइजेस्टर के प्रत्येक दोनों साइडों पर आमने सामने बने होते हैं। पंप जो कि है पंख का, ठीक, आपके पंख का विसर्जन आपके प्लांट से बाहर गैस दाब के कारण होता है, जो उसके अंदर एकत्रित होती है। देखिए इनलेट पोर्शन के ऊपर एक आपके मिक्सिंग टैंक बना होता है। इनलेट पोर्शन जो आपका होता है इसमें, उसके ऊपर एक इनलेट आपके मिक्सिंग टैंक बना होता है, जिसमें जो कि गोबर और जल का मिश्रण तैयार किया जाता है। देखिए जनता आपके बायोगैस प्लांट जो कि आपने अधिकतर जो कि ये देखा होगा, कई लोगों ने जो कि देखा हो, कोई लोगों ने नहीं देखा होगा। आप यूट्यूब पर जो कि है या फिर गूगल पर सर्च करेंगे जनता बायोगैस प्लांट, तो उसको आप बड़ी आसान तरीके सरल तरीके जो कि समझ सकते हैं। ये आपका डायग्राम रहा है इसका, ये आपका गैस पाइप लगा हुआ, ये आपका गैस बल्ब है, ठीक। इसमें लिखा हुआ आपका यहाँ पर क्या, इनलेट, यहाँ पर आपका है आउटर लेट, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट टैंक, ठीक, ये आपका बना हुआ है। और ये आपका क्या है पंख।
ये है आपका फाउंडेशन, नीचे जो आपका करा गया है ये फाउंडेशन किया जाता है ताकि जो कि इसको बेस मजबूत किया जाता है। डायग्राम है किसका, जनता मॉड्यूल का। अब एडवांटेज हम इसके जान लेते हैं। देखिए आपके अपेक्षाकृत कम लागत होती है, मतलब ये कम कीमत में बनाया कर तैयार किया जा सकता है क्योंकि केवल सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, स्टील का नहीं। ये जो आपका जनता आपका बायोगैस प्लांट होता है, इसको केवल स्टील की सहायता से प्राप्त किया जाता है। देखिए प्रयोग किया जाता है, इसकी आयु अधिक होती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। और देखिए चौथा है क्या, आपके फ्लोटिंग जो कि है डोम से अधिक गैस उत्पन्न होती है। पांचवा है क्या, हीट इंसुलेशन अच्छा होता है तथा दिन व रात में समान रूप से गैस उत्पन्न होती रहती है। अब इसके बाद जो कि है देखिए इसमें आपकी जो डिसएडवांटेज, इसकी हानियां हैं, इसको भी हम जान लेते हैं कि दक्ष कारीगरों की आवश्यकता होती है, गैस दाब बदलता रहता है और आपके मलझाग में जो कि ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आपका आता है दीनबंधु बायोगैस प्लांट। देखिए अब आप देख सकते हैं दीनबंधु बायोगैस प्लांट के बाद आपका डायरेक्ट जो कि है चौथा लेसन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दीनबंधु बायोगैस प्लांट थर्ड लेसन का आपका लास्ट टॉपिक है ये। देखिए यह भी एक आपका फिक्स्ड डोम टाइप आपका प्लांट होता है। फिक्स्ड डोम टाइप जो कि प्लांट होता है मतलब एक जगह स्थिर रहता है। यह भी एक प्रकार का एक जगह स्थिर रहने वाला प्लांट होता है। यह एक निम्न लागत वाला बायोगैस प्लांट होता है, मतलब कि कम कीमत में इसको बनाकर तैयार किया जा सकता है दीनबंधु बायोगैस प्लांट को। इसका कार्य सिद्धांत जनता मॉडल के समान ही होता है। अंतर जो कि है केवल इनलेट मार्ग और आपके डाइजेस्टर की बनावट में होता है। देखिए प्लांट की आपके फाउंडेशन एक गोलाकार शेष के अंडाकार की होती है। इस फाउंडेशन की परिधि पर डोम आकार का डिजाइन या आपके डाइजेस्टर बनाते हैं जिसका आकार आपके व्यास उसके बराबर ही जो कि यह होता है। देखिए पाचन के बाद पंख क्या करता है, फाउंडेशन के ऊपरी भाग में स्थित आपके आउटर लेट पोर्शन में चला जाता है। देखिए एस्ट आपके बेस में सीमेंट की एक पाइप आपके इनलेट के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि आपके आउटर लेट ओपनिंग के ठीक सामने संयोजित होती है, जिससे कि आपके फ्रेश मटेरियल के साथ जो कि है आपके डाइजेस्टर और आपके स्लरी का जो कि है टकराव ना हो पाए। मतलब कोई आपका जो डाइजेस्टर है और आपका स्लरी होता है जो इसमें उसका जो कि आपस में टकराव इसमें जो कि है ना हो पाए, इस तरह का जो कि आपका इसका चित्र होता है। डायग्राम आप इसका बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर भी जो हम आपको कोशिश करेंगे डायग्राम दिखाने की, और ये सारे डायग्राम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो वहाँ से जाकर आप इनको बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इसमें बात करते हैं किसकी, इसके लाभ और इसकी हानि की। एडवांटेज हम इसमें देख लें कि यह एक रिन्यूएबल ऊर्जा होती है। इसमें जो कि है कंडेंसन कार्बन ठीक और हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन के अणु होते हैं। वेस्ट के प्राप्त आपके इथेनॉल के बायोफ्यूल के रूप में जो कि है प्रयोग किया जाता है। वेस्ट आपके डिस्पोजल की समस्या कम होती है, जो कि इसका वेस्ट निकलता है उसकी समस्या इसमें जो कि थोड़ी कम होती है। पांचवा है बायोमास के कंबसन से प्रदूषण तत्वों का प्रायः कम होता है, मतलब कि यह प्लांट से आपका प्रदूषण जो कि है कम से कम मुक्त होता है। ठीक, आपका इसमें बाद हानि हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के। दूसरे जो कि है फोसिल फ्यूल की अपेक्षा कम थर्मल जो कि आपके कंटेंट होते हैं, थर्मल कांटेक्ट जो इसमें होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं। सीधा सा आप याद करें कि इसमें थर्मल कांटेक्ट काफ़ी कम होते हैं, अधिक नली वाले कांटेक्ट अधिक होते हैं। इसमें प्रायः कम ऊर्जा घनत्व होता है और सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं होते, मतलब कि ये सभी जगह आपके नहीं बनाए जा सकते हैं। पांचवा है इसकी क्षमता बायोमास की उपलब्धता पर होती है। और आपके इसके बाद आपका जो कि है छठवां आता है इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की कीमत जो कि है अधिक होती है, मतलब कि इसको बनाने की कीमत जो कि थोड़ी ज़्यादा होती है ट्रांसपोर्टेशन की इसकी कीमत।
तो देखिए अब थर्ड लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगला लेसन हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है विंड एनर्जी, मतलब कि वायु ऊर्जा। ठीक है, वायु ऊर्जा को आप सीधा सा मतलब यहाँ से समझ सकते हैं कि जब हम वायु की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं तो उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। बहुत सी जगह आपने विंड जो कि ये बहुत बड़ी बड़ी देखी भी होंगी, नाम से ही समझ में आ जाता है विंड एनर्जी क्या होता है। देखिए ऊर्जा के नॉन कन्वर्शनल सोर्स का एक ऐसा स्रोत है, ऊर्जा के नॉन कन्वर्शनल सोर्स का एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसे हम आपका पवन ऊर्जा भी है। ठीक, एक ऐसा स्रोत पवन ऊर्जा भी है। इसका प्रयोग जल उत्थान और ग्राइंडिंग ग्रेन में किया जाता है, और पवन ऊर्जा का प्रयोग अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। देखिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप है। पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का क्या है? अप्रत्यक्ष रूप है, जो कि पृथ्वी की सतह पर असमान तापमान के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर जब आपका तापमान असमान होता है तब आपकी क्या होती है? वायु जो कि है पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायु की गतिशील अवस्था को जो कि है विंड कहते हैं, मतलब कि हवा कहते हैं, वायु कहते हैं। विंड एनर्जी कन्वर्जन को हम समझते हैं। देखिए विंड एनर्जी कन्वर्जन एक विशेष सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। ठीक, जिसे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम मतलब कि WECS कहा जाता है। विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या है? WECS। तो अगर बाई चांस आपके पेपर में पूछ लिया आपसे कि WECS क्या होता है तो आप समझ जाए कि विंड एनर्जी कन्वर्जन सोर्स सिस्टम आपसे ये पूछ रहा है। ठीक, कहा जाता है WECS का निर्माण विंड मूवमेंट को पवन चक्की की आपकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए हम क्या करते हैं विंड एनर्जी में, हम क्या करते हैं पवन चक्की की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को आपकी किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में जो कि बदलते हैं, चक्की की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, किसको? आपकी वायु को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और फिर जाके इसकी मैकेनिकल एनर्जी को हम आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को विंड टरबाइन जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक, अगर आप जो कि समझना चाहें तो सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि विंड एनर्जी की सहायता से सबसे पहले हम पवन से आपकी यांत्रिक ऊर्जा बनाते, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। फिर मैकेनिकल एनर्जी से आपकी जो कि है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर की सहायता से इसको चेंज करते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा के रूपांतरण के लिए पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है, जो हवा के बहाव से ऊर्जा लेकर जो कि है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जहां वायु का वेग अधिक होगा, जहां आपकी वायु का वेग जो कि क्या होगा? अधिक होगा, वहां पर इसका प्रयोग होता है। देखिए जिन स्थानों पर, जिन जगहों पर आपकी हवाएं ज़्यादा चलती है वहां पर आपकी विंड एनर्जी का जो कि है उपयोग ज़्यादा किया जाता है आपकी विद्युत ऊर्जा को, मतलब कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। ठीक है, चक्की के निम्नलिखित भाग होते हैं। आपके जो चक्की के आपकी जो विंड एनर्जी है, आपकी विंड है जो चक्की है, इसके आपके जो मुख्य पार्ट होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला आपका होता है टावर, जो मेन चीज़ है वह पवन चक्की का यह महत्वपूर्ण अंग होता है। यह पृथ्वी तल से लगभग 100 फीट ऊपर मजबूती से सीमेंट किया जाता है। टावर के ऊपरी सिरे पर आपका रोटर लगा होता है। ठीक, टावर के जो कि ऊपरी सिरे पर क्या लगा होता है? रोटर लगा होता है। रोटर कौन समझते हैं? रोटर क्या होता है? रोटर, देखिए रोटर वायु के वेग से घूमता है। यह पवन चक्की के जनरेटर सॉफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, अब पवन चक्की के सॉफ्ट से जुड़ा होता है। रोटर घूमता किसकी सहायता से? पंख की क्या सहायता से? तो हम ब्लेड को समझते हैं। ब्लेड क्या है? यह वक्र के आकार के होते हैं। जब वायु इनसे टकराती है तो यह घूमना चालू करते हैं। ब्लेड की संख्या 2 से 12 तक हो सकती है। ठीक, चौथा है क्या? ब्रेक्स क्या है? महंगे पवन चक्की में ब्रेक लगे होते हैं, जिनका काम होता है इमरजेंसी में पवन चक्की को रोकना। ठीक, अब ब्रेक की सहायता से हम क्या करते हैं? जब आपकी इमरजेंसी कुछ आती है या हमको चक्की को जो कि है बंद करना होता है तो हम ब्रेक की सहायता से ब्रेक लगा देते हैं और आपकी पवन चक्की जो कि है बंद हो जाती है। ठीक है, पांचवा क्या है? गियर
गियर बॉक्स क्या है, कभी कभी हवा की रफ्तार धीमी होती है, कभी कभी हवा की रफ्तार धीमी होती है, तो पवन चक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स का प्रयोग जो कि है किया जाता है। ठीक, छठवां भाग आपका आता है जनरेटर। देखिए जनरेटर क्या है, वह विद्युत प्राप्त करने से मदद करता है, यह विद्युत प्राप्त करने में मदद करता है। ऊर्जा का परिवर्तन जनरेटर द्वारा होता है। एक पवन चक्की में मात्र आपका 59.8% जो कि है ये 59.8% शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जनरेटर हमने आपको बताया क्या करता है, जनरेटर आपका क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। अब यहाँ से आप इसकी जो कि है बड़ी सरल तरीके से इसका आप डायग्राम समझ सकते हैं। देखिए ये है ढांचा, अगर आप चाहें इसको सकरा बनाएं, थोड़ा सा लंबा और कर दें या इसको थोड़ा चौड़ा कर दें, किसी भी शेप में बना सकते हैं। ढांचा आप कैसा भी बना सकते हैं। मेन आपका क्या है, रोटर आप इस तरह से बनाएंगे। यह आपका क्या, यह आपका विंड मिल। ठीक, ये आपका है क्या, ट्रांसमिशन, मतलब कि आपका संचरण। ठीक, ये है आपका जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये जनरेटर लगा हुआ है और ये आपका संचरण है। और ये देखिए ये आपकी यहाँ पर विंड आ रही है, जिसको हम कहते हैं क्या, वायु कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, क्या कहते ही हैं। ठीक, विंड को हम क्या कहते हैं, वायु। तो आपकी हवा जब इस विंड में इस तरह से घलती है तो आपकी ये दोनों विंड घूमना स्टार्ट कर देती है। घूमना स्टार्ट करती है तो क्या है, विंड किससे जुड़ी हुई है, रोटर से जुड़ी हुई है। तो जैसे आपकी विंड घूमेगी रोटर भी आपका घूमने लगेगा। रोटर आपका डायरेक्ट जनरेटर से जुड़ा है, तो जैसे ही रोटर घूमेगा जनरेटर का सॉफ्ट से आपका रोटर जुड़ा हुआ है, जैसे ही रोटर घूमेगा जनरेटर का सॉफ्ट घूमेगा। और जनरेटर के सॉफ्ट के घूमने पर आप सभी लोगों को जो कि इतना पता है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि जनरेटर का सॉफ्ट जैसे ही आपका घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी आपकी उत्पन्न होगी। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह का इसका डायग्राम था। अब इसके बाद देखिए जितनी कहानी हमने आपको बताई है इतनी ही कहानी आप वर्किंग में जो कि लिख सकते हैं, जितना हमने डायग्राम में आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो वर्किंग में इतनी ही कहानी आप इसकी लिख सकते हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, मतलब कि आपके पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या होते हैं। पवन ऊर्जा आपका रिन्यूएबल स्रोत है। ठीक, यह मुफ्त में मिलती है आपकी। देखिए सोलर एनर्जी की तरह ही आपकी पवन ऊर्जा भी जो कि है आपको मुफ्त में मिलती है हवा। ठीक, यह कभी समाप्त ना होने वाला स्रोत है। इसमें मरम्मत कीमत बहुत कम होती है। पवन ऊर्जा से चलने वाले यंत्र प्रदूषण रहित होते हैं। ठीक, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। और आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि यह इसका मैनेजमेंट जो कि बहुत आसान होता है। ठीक, ये जो कि है भारत में जो कि ज़्यादा उपयोग की जाने वाला जो कि है एक स्रोत है। डिसएडवांटेज के क्या क्या है, पवन ऊर्जा प्राकृतिक रूप से मंद और आपकी घटती बढ़ती रहती है। पवन ऊर्जा से विद्युत शक्ति आपका उपजाने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत अधिक क्षेत्रों में आपका आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा जब पवन चक्की चलती है तो वायु पर बहुत शोर होता है। ठीक, जब पवन चक्की चलती है तो वायु पर जो कि बहुत वहाँ पर ज़्यादा शोर होता है। ठीक है, जब आपकी पवन चक्की चलेगी तो उसके जनरेटर वगैरह के जो कि आवाज़ तो आएगी ही। पवन शक्ति जब भी मिलेगी जब वह पवन होगी। देखिए ये किसका सबसे बड़ा जो कि है डिसएडवांटेज क्या है कि यह हर जगह नहीं लगाई जा सकती है। जैसे कि सोलर पैनल आप जो कि कहीं पर भी लगा दें। ठीक, सूर्य तो हर जगह आता ही है, लेकिन आपकी जो पवन चक्की लगती है तो ये केवल वही स्थानों पर लगती है जहाँ पर आपकी हवाएं तेज़ चलती हैं। ठीक है, अब देखिए विंड मिल्स वह संरचना है जो पवन चक्की के बारे में हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन एक तरह से आप कह सकते हैं कि विंड मिल्स वह संरचना है जो विंड पावर को ब्लेड्स या आपके वाइंड की सहायता से रोटेशनल एनर्जी से कन्वर्ट करता है। और आपका विंड मिल का उपयोग विंड टरबाइन में किया जाता है तथा इसका उपयोग विंड पंप में ही जो कि है उपयोग किया जाता है। टाइप ऑफ विंड मिल्स यह दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक आपके वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन सबसे पहले आपका इसी के लेते हैं हम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके देखिए क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन ये आपका एकल ब्लेड या दो ब्लेड या आपका 3 ब्लेड, मतलब कि एक ब्लेड वाला, 2 ब्लेड वाला या 3 ब्लेड वाला प्रकार की होती हैं। बड़े आकार के विद्युत शक्ति बनाने में पवन टरबाइन की बनावट बहुत कठिन हो जाती है। इसको 2 प्रकार से जो कि है बांटा जाता है। पहला आपका होता है प्रोपेलर जो कि है टाइप विंड मिल्स। इस विंड मिल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है जो सिंगल ब्लेड या 2 ब्लेड या 3 ब्लेड टाइप की होती है। इसमें 2 ब्लेड टाइप डिजाइन सबसे ज़्यादा अधिक जो कि है कॉस्ट आपका इफेक्टिव होती है। ठीक, आपकी 2 ब्लेड वाली टरबाइन जो कि इसके ज़्यादा उपयोग होती है। एकल ब्लेड पवन टरबाइन का रोटर हल्का होता है क्योंकि आपकी जो कि है
एक ब्लेड वाली टरबाइन होती है उसका क्या होता है, आपका ब्लेड हल्का होता है और ब्लेड का वजन भी कम होता है। देखिए जब आपका एक ब्लेड रहेगा तो उसका वजन तो वैसे ही कम रहेगा, ठीक है, कम रहता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है 15, और इसकी लंबाई जो कि 15 मीटर से जो कि है 25 मीटर तक होती है। देखिए अब दो ब्लेड वाली क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन, ठीक, पवन टरबाइन में 2 ब्लेड होते हैं। इस प्रकार के डिज़ाइन में कंपनी की समस्या आती है, इस प्रकार के डिज़ाइन में कंपन की समस्या आती, सॉरी, इस प्रकार की डिज़ाइन में कंपन की समस्या आती, मतलब कि थोड़ी सी हिलती हैं ये। अधिक तेज़ हवा में ऊपर वाले ब्लेड पर अधिक बल और नीचे वाले ब्लेड पर कम बल लगता है। आपके देखिए दोनों ब्लेड के अंतर के कारण रोटर आपका अत्यधिक कंपन महसूस करता है। आपका 3 ब्लेड वाली क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन में 3 ब्लेड होते हैं। यह प्रणाली में आपका देखिए थीटरिंग मतलब कि नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लेड लंबे और हवा पर लगे होते हैं, ठीक, हवा पर जो कि लगे होते हैं, और शाफ्ट आपके बेयरिंग पर लगी होती है। जनयंत्र की गति के समान टरबाइन की गति करने के लिए जो कि है गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कंपन की समस्या जो कि है आपकी उत्पन्न नहीं होती है। अब इस तरह से जो कि आप इन तीनों के डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका सिंगल ब्लेड वाली टरबाइन है, ये आपका डबल ब्लेड वाली टरबाइन, और ये आपका 3 ब्लेड वाली टरबाइन है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा आपने 2 ब्लेड टरबाइन, तो इसके नीचे आपका 2 ब्लेड वाला बना देंगे। एक ब्लेड टरबाइन वाले के नीचे आप 1 ब्लेड का बना देंगे, और 3 ब्लेड वाले के नीचे आप 3 ब्लेड का बना देंगे, ठीक। इस तरह से आप इकट्ठे ना बनाएं। अब इसके बाद देखिए दूसरा आपका आता है मल्टीपल ब्लेड टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मल्टीपल ब्लेड टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या चल रहा है, टाइप ऑफ विंड मिल्स चल रहा है, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन तो, ठीक है, टाइप ऑफ विंड मिल्स। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार की विंड मिल्स में ब्लेड की संरचना आपके प्रोपेलर टाइप से अधिक होती है, मतलब कि प्रोपेलर टाइप से जो कि अधिक होती है। इसकी औसत स्पीड 60 से आपका 50 आरपीएम होती है। इस विंड मिल की शक्ति गुणांक उत्तम होता है, और इसका रोटर उच्च सामर्थ्य और क्षमता वाला होता है। इसके ब्लेड धातु चादर या आपके एल्यूमिनियम के बने होते हैं। देखिए इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, मल्टीपल ब्लेड आपका टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना देंगे। इसके बाद आपका आता है अगला वर्टिकल एक्सिस विंड मिल। वर्टिकल एक्सिस विंड मिल, इसको देखिए समझते हैं। इस प्रणाली को क्रॉस पवन अक्ष मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉस पवन अक्ष मशीन भी कहा जाता है। यह अक्ष का जो कि है घूर्णन पवन की दिशा के लंबवत होता है, और आपके वर्टिकल एक्सिस पवन टरबाइन वजन में हल्की होती है और कीमत में भी कम होती है। यह एकल दिशीय होता है, और रोटर को आपके सपोर्ट करने के लिए भी भारी शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एकल दिशा आपका दिशीय होने के कारण हवा की दिशा में घूमने के लिए आपके ये जो कि है नियंत्रण की जो कि आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और आपके वर्टिकल एक्सिस पवन टरबाइन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली आपकी होती है सेवोनियस टरबाइन, और दूसरी होती है डेरियस टरबाइन, ठीक। सेवोनियस टरबाइन के बारे में जानते हैं कि इसमें रोटर हवा की दिशा में लंबवत होता है तथा विंड टरबाइन के मुख्य कंपोनेंट आधार पर स्थित होती है। इस आपका अरेंजमेंट में हमें विंडमिल को हवा की दिशा में जो कि है केंद्रित नहीं करना पड़ता है, मतलब कि अपने आप हो जाती है। देखिए सेवेनिस टाइप रोटर में जो कि है रोटर का आपका शेप एस टाइप का होता है। इसमें 2 खोखले आपके परवलयाकार सिलेंडर के एक फिक्स गैप के साथ वर्टिकल एक्सिस पर लगाया जाता है। वर्टिकल एक्सिस पर जो कि लगाया जाता है, इस तरह से जो कि आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह का डायग्राम आपका इसका बनेगा। ये आपकी है, यहाँ से वायु जाएगी और यहाँ से जो कि इसकी हवा निकलेगी, ठीक। ये किसका है आपका, ये है आपके सेवोनियस टाइप टरबाइन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे लिखेंगे डेरियस टाइप टरबाइन। देखिए डेरियस मशीन एक वर्टिकल एक्सिस मशीन होती है। यह एक प्रोपेलर प्रकार की जो कि है पवन चक्की होती है। इसमें कम साइज के आपके ब्लेड और आपके दक्षता पूर्वक एयरफॉल जो कि है से पवन के अधिक क्षेत्र का आपके अंतर्रोधन होता है।
यह अधिक प्रयोग किए जाने वाले वर्टिकल एक्सिस रोटर होता है। इस प्रकार के रोटर की कीमत कम होती है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कि इसको स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। इसमें रोटर वक्राकार होता है। ये आपकी हो गई थी कौन सी, डेरियस टरबाइन। डेरियस टरबाइन का डायग्राम आप इस तरह से देख सकते हैं। ये है आपका डेरियस टरबाइन का डायग्राम, ठीक है, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे। अब अगला हमारा टॉपिक जो आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर्म आपका विंड। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर्म विंड। देखिए, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, विंड से इलेक्ट्रिसिटी या पवन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए विंड टरबाइन जनरेशन का जो कि है जनरेटर का उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। विंड टरबाइन आपके ब्लेड का उपयोग करने वाले विंड को काइनेटिक एनर्जी में कलेक्ट करती है, अर्थात यह विंड ब्लेड से होकर गुजरती है तो यह लिफ्ट प्रदान करती है, जिससे कि टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं। इस प्रकार विंड टरबाइन एयर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशन एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। आपका देखिए घूर्णन का आरपीएम बहुत कम होता है। घूर्णन का आरपीएम जो कि क्या होता है, बहुत कम होता है। और देखिए जिसके कारण रोटर के पीछे गियर बॉक्स आपका असेंबल लगाया जाता है, ठीक, असेंबल किया जाता है मतलब कि लगाया जाता है। इस असेंबली के कारण इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तथा आपके मैकेनिकली ब्रेक भी लगे होते हैं। इसी के पीछे क्या लगे होते हैं, गियर बॉक्स के पीछे आपके ब्रेक्स जो कि लगे होते हैं। अब देखिए विंड टरबाइन के साथ लगा हुआ 3 फेज जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो आपके बैटरी में स्टोर करता है या फिर क्या करता है, ग्राइड को सप्लाई कर देता है। गियर असेंबली का आउटपुट जनरेट की शाफ्ट से जुड़ा होता है, जिससे कि आपका जनरेटर्स को मैकेनिकल इनपुट प्राप्त होता रहे। इस मैकेनिकल इनपुट से जनरेटर इलेक्ट्रिकल जो कि है वोल्टेज जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो कि जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ पर आगे है आपका एनर्जी स्टोर ऑफ विंड मिल सिस्टम, मतलब कि वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी निम्नलिखित हैं। आपकी जो एनर्जी स्टोर की जाती है विंड टरबाइन सिस्टम की सहायता से जो आपकी एनर्जी उत्पन्न होती है उसको कहाँ स्टोर करते हैं। देखिए वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कुछ टेक्नोलॉजी, पहली आपकी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज। देखिए बैटरीज सेल का कॉम्बिनेशन होता है। बैटरीज क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है जो इलेक्ट्रो तथा आपके इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर से बनी होती है। जब बैटरी की एनर्जी सप्लाई की जाती है तो यह केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो कि है उसे स्टोर करती है। बैटरी क्या करती है, उसको केमिकल के फॉर्म में जो कि स्टोर करती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरा, देखिए ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो आपकी विंड को जो कि स्टोर करती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। दूसरा आपका टेक्नोलॉजी है क्या, आपका रेडॉक्स फ्लो बैटरी क्या है, रेडॉक्स फ्लो बैटरीज की कार्यप्रणाली इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज से अलग है। इसे आपकी सिंपली फ्लो बैटरीज भी कहा जाता है। सिंपली फ्लो बैटरीज भी कहा जाता है। इस बैटरी में 2 इलेक्ट्रॉन लाइट टैंक के होते हैं। जब आवश्यक होती है तो दोनों आपके इलेक्ट्रोलाइट सेल से पंप्ड कर दिए जाते हैं। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि है एनर्जी यह क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एनर्जी को जो कि है केमिकल एनर्जी में फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक। अब आपका तीसरा है क्या, फ्लाई व्हील्स। देखिए फ्लाई व्हील सिस्टम रोटेशनल मास के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो कि है एनर्जी को स्टोर करता है। स्टोर की गई एनर्जी आपके रोटर के आरपीएम तथा उसके मूवमेंट को आपके इनर्शिप, ठीक, मूवमेंट को क्या करता है, जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। मूवमेंट के जड़त्व आघूर्ण पर जो कि क्या करता है, निर्भर करता है। चौथी टेक्नोलॉजी आपकी है सुपर कैपेसिटर क्या है, सुपर कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो कि है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच स्टोर करती है। ये इलेक्ट्रोड एक पतले लिक्विड आपके इलेक्ट्रोलाइट लेयर से बने होते हैं, इससे अलग होते हैं, अतः सुपर कैपेसिटर भी सामान्य कंप्यूटर के
सिद्धांत का ही जो कि है पालन करता है। इसका जीवन काल बैटरी के जीवन काल से अधिक होता है सुपर कैपेसिटर का। ठीक, सुपर कैपेसिटर का जो कि जीवन काल होता है या एक्सपायरी आप जो कि कह सकते हैं, ये बैटरी से जो कि है क्या होती है, अधिक होती है। इस तरह से जो कि है हमने आज आपका तीसरा और चौथा लेसन जो कि है कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं, देखिए जिस तरह से हमने आपके IMED के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और सभी सब्जेक्ट के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। सभी क्वेश्चन अभी सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और साथ ही ब्रह्मास्त्र सीरीज भी आप PLC की और IMED की देख सकते हैं। और मशीन सेकंड की रिवीजन क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन लोगों ने मशीन सेकंड की रिवीजन क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर रिवीजन क्लास नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ से जाकर सभी रिवीजन क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि RSC की बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो कि है कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि RSC के वीडियो लेक्चर डालिए जो कि है, तो इसलिए हम पहले RSC को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इसकी ब्रह्मास्त्र सीरीज चला देंगे, जिससे कि आपको RSC का दूसरी बार रिवीजन कर दिया जाएगा। ठीक, RSC के जो कि वीडियो लेक्चर नहीं आ पाया आपके टाइम की वजह से थोड़ा, ठीक, लेकिन अब जो कि रिवीजन क्लास में हम आपके RSC के सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को जो कि है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग खुद भी बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि नोट्स आप लोग जो कि है ज़रूर से ले लें, या फिर आप लोग नोट्स बनाना चाहिए थे आप लोग। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।